बात करते हैं पोटेंसी की। एक स्टेम सेल की कितनी पोटेंशियल है? पोटेंशियल मतलब पावर, ठीक है, बहुत सिंपल सा रिलेशन है। एक स्टेम सेल की कितनी पोटेंशियल है वो कौन कौन सी सेल में बदल सकता है, ठीक है, कितनी तरह की अलग अलग तरह की सेल में अपने आप को बदल सकता है, उसके इस बदलाव की कैपेसिटी को पोटेंसी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसे पोटेंसी से। तो इस बेसिस पर हम लोग 4 तरह की स्टेम सेल्स को रख सकते हैं, टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, यूनिपोटेंट। स्टेम सेल हैं यूनिपोटेंट में, इनके पास सेल्फ रिन्यूअल कैपेसिटी है, लेकिन ये एक ही तरह की सेल में क्या होंगे, डिफरेंशिएट होंगे। जैसे हमारी इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स में जो स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो क्रिप्ट होती हैं, क्रिप्ट ऑफ लीवरकुहन नाम सुना ना, उसमें स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो केवल इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स ही बनाते हैं। The ability of stem cell to differentiate to other cell types defines its natural potency. Depending on the ability to differentiate into other cell types, stem cells can be classified as totipotent. Total potency है। टोटीपोटेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? और ये जैसे हम लोग जब अंग्रेजी पढ़ रहे थे सिंगुलर और प्लूरल, वहीं से ये टर्म लिया गया है। और ये क्या है? तो टोटीपोटेंट, टोटल पोटेंसी, मतलब एक सेल पूरी की पूरी बॉडी बना सकती है, हर तरह के ऑर्गन्स और टिश्यूज को स्टैब्लिश कर दे, उस सेल को क्या कहेंगे? जैसे मान लीजिए ह्यूमन बॉडी, हम सभी लोग ह्यूमन हैं, हम लोग की बॉडी में बहुत अलग अलग तरह की सेल्स हैं, टिश्यूज, ऑर्गन्स हैं। एक सेल के पास कैपेसिटी है कि वो डिवाइड करके हमारे सभी ऑर्गन्स और टिश्यूज को स्टैब्लिश कर ले, उसे हम क्या बोलेंगे? टोटीपोटेंट। टोटल पोटेंसी स्टेम सेल, टोटीपोटेंट स्टेम सेल। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की, जैसे हाइड्रा का नाम सुना है, हाइड्रा का कोई भी पार्ट यदि ब्रेक होकर के गिर जाएगा, वो एक नया हाइड्रा बना लेता है ना, ये उसके रिलेशन में टोटल पोटेंसी है, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो, यदि उसमें 5 तरह के टिश्यूज हैं, 5 तरह की सेल्स हैं, तो एक सेल उन 5 तरह की सेल को डिवाइड करके क्या कर ले? स्टेब्लिश कर ले, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म वो डेवलप कर ले, उसी को हम क्या बोलेंगे? टोटीपोटेंसी, ठीक है। वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए उसका नंबर अलग अलग होगा, क्योंकि जितने सिंपल ऑर्गेनिज्म में जाओगे तो टिश्यू और ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ सेल्स भी कम है। कोई समस्या? ठीक है। ए स्टेम सेल कैपेबल ऑफ producing all the cell types of a lineage said to be totipotent, ठीक है। In organisms such as Hydra, each individual cell is a, क्योंकि आप हर एक सेल को निकालोगे वो हाइड्रा बना लेगा। इन मैमल्स, अब आते हैं मैमल्स में, क्योंकि जो डेवलपमेंट है, देखो डेवलपमेंटल साइंस का जो आप प्रॉपर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, जितना भी एनिमल पर रिसर्च होता है, उस रिसर्च का अल्टीमेट एम तो यही है कि ह्यूमन पर उसे अप्लाई किया जाए, ठीक है। ह्यूमन से रिलेटेड जो डिजीज है, उसकी जो लाइफ है, उसे आसान बनाया जाए। तो जितना भी एक्सपेरिमेंट एनिमल्स पर हो रहा है, ठीक है, उसके बैकग्राउंड में जो एम है वो ह्यूमन स्पीसीज को बेनिफिट देना है, यही तो है ना। तो यदि हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो जाइगोट बनता है, इस पर फ्यूजन हुआ, क्या बना? जाइगोट। डेवलपमेंटली एक्टिव सेल बनी, वो डिवाइड करती है, एक सेल से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इसलिए डिवीजन होगा, ठीक है। तो जो 8 सेल स्टेज तक हमारा जो जाइगोट है, ठीक है, मतलब 8 सेल तक, एक डिवीजन से 2 सेल, 2 से 4, 4 से जो इनिशियल 8 सेल बन रहे हैं, इन 8 में से 8 सेल को अलग अलग करो और उसी तरह का नेचुरल एनवायरनमेंट आप प्रोवाइड करो जैसा, ठीक है, जाइगोट के सराउंडिंग में है। तो हर एक सेल टोटीपोटेंट है। कैसा है? टोटीपोटेंट है। वो पूरे ऑर्गेनिज्म को क्या कर लेगा? डेवलप कर लेगा। अर्थात 8 सेल स्टेज तक, 8 सेल स्टेज तक सभी सेल्स कैसी हैं? टोटीपोटेंट। इसके बाद पोटेंसी घट जाएगी, फिर वो सभी सेल नहीं बना पाएंगे, ये ध्यान रखोगे। इन मैमल्स ओनली द फर्टिलाइज्ड एग एंड फर्स्ट 4 to 8 सेल्स आर टोटीपोटेंट। यहां तक सेल्स के पास टोटीपोटेंसी है और वो बना सकते हैं, पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेंगे, ठीक है।
यहां पर ये ध्यान रखिएगा, जो सेल है वो कमिटेड है किसको बनाने के लिए, ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए, इसके लिए। फिर यहां पर ध्यान रखिएगा, ये स्टेम सेल की बात हम लोग कर रहे हैं, ये पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए कैसी है, कैपेबल है। किसको डिस्कस कर रहे हैं, पोटेंसी को। और पोटेंसी क्या कहता है कि कैपेसिटी ऑफ स्टेम सेल टू डिफरेंशिएट इन मेनी अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। पोटेंसी का मतलब है कि स्टेम सेल कितनी तरह की अलग अलग सेल में बदल सकता है। तो यहां सभी तरह की सेल्स में क्या कह रहे हैं, बदल सकता है। यहां हम लोग ये बात नहीं कर रहे हैं कि स्टेम सेल अपने नंबर को मेंटेन कर रहा है। समझ में आ रहा है। सेना जब लड़ाई लड़ती है तो सेना इस उद्देश्य के साथ कि कौन कितना छिप लेगा और गोली नहीं लगेगी। किसी दुनिया किसी देश की ऐसी सेना हो कि उसको यही सिखाया गया हो कि जब दुश्मन हमला करे तो छिप जाना, किसी भी तरीके से दुश्मन में ढूंढ ना पाए, लड़ पाएंगे। यहां पोटेंसी को ध्यान रखना। कई बार लोग यहीं पर उनकी सोच ठीक है डिरेल हो जाती है। यहां पोटेंसी को डिस्कस कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन को डिस्कस कर रहे हैं, ना कि सेल्फ रिन्यूअल को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, टोटल पोटेंसी सभी सेल्स में अपने आप को मयंक डिफरेंशिएट कर सकता है। ठीक है, कितने सेल स्टेज तक, द फर्टिलाइज्ड एग एंड फर्स्ट कैन बोथ एम्ब्रियोनिक लीनियस, ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लीनियस, जो प्लेसेंटा है, एमनियन है और यॉर्क सैक है। तो जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, अभी आप आगे इसको समझ जाओगे। ठीक है, तो यहां तक ये पॉइंट समझ में आ रहा है। मैमल्स में, ह्यूमन में कितने सेल स्टेज तक, 8 सेल स्टेज तक। ठीक है, जब 8 सेल स्टेज के आगे बढ़ेंगे तो जो हमारी सेल्स होती हैं वो कुछ इस तरीके से बाहर का एक लेयर प्रोड्यूस कर लेती हैं। ये बाहर की सेल लेयर हो गई। इसी लेयर के साथ यहां पर कुछ सेल्स आ जाती हैं डिवाइड होकर के जस्ट इसके नीचे। ठीक है, इन सेल्स को कहते हैं आईसीएम, इनर सेल मास, और ये ट्रोफेक्टोडर्म है। तो जब सेल डिवाइड होगी और कितनी सेल बनेगी, 8, तो हर एक सेल को अलग कर दीजिए, पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा। यदि ह्यूमन की बात करें, मनुष्य की बात करें, तो 8 सेल स्टेज तक हर एक सेल पूरा का पूरा मनुष्य बना सकते हैं। आगे जाएंगे तो 2 तरह की सेल्स आ जाएंगी। ठीक है, यहां पर क्या है, ये जो लास्ट वाली जो रेड कलर की मैंने सेल्स बनाई है, सराउंडिंग सेल्स, इनको ट्रोफेक्टोडर्म कहते हैं। प्लेसेंटा है, जब एक एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तो उसके चारों तरफ की जो कवरिंग है मदर में, प्रोटेक्शन जो उसे दे रही, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रही, उसे प्लेसेंटा बोलते हैं। ठीक है, ट्रोफेक्टोडर्म ए भी बना लिया। तो प्लेसेंटा तो ऑर्गेनिज्म नहीं है, ऑर्गेनिज्म तो यहां से डेवलप होगा। ठीक है, तो ये 8 सेल स्टेज की जो सेल्स होती है वो एक डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म के जो बाहर का एनवायरनमेंट है, वहां के जो टिश्यूज हैं वो भी बना लेते हैं और पूरा ऑर्गेनिज्म भी बना लेंगे। तो बाहर वाली लेयर को क्या बोलेंगे, बताइए क्या बोलते हैं, ट्रोफेक्टोडर्म, जो प्लेसेंटा, एमनियन और यॉर्क सैक, और पूरा का पूरा एम्ब्रियो भी डेवलप हो जाएगा। ऐसी सेल्स को क्या बोलते हैं, टोटिपोटेंट। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आता है, प्लूरिपोटेंट। जो भी मैंने स्ट्रक्चर बनाया था वो ये है, ये इनर सेल मास है, आईसीएम है। ठीक है, ये जो इनर सेल मास है ये स्टेम सेल है, लेकिन ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल है। कैसी है, ये सेल पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को तो बना सकती हैं, लेकिन ये जो बाहर कवरिंग है, प्लेसेंटा है, उसे नहीं बना सकती। तो इसकी पोटेंसी खत्म हो गई। अभी किसको पढ़ रहे थे, टोटल पोटेंसी, और अब क्या आ रहे हैं, प्लूरिपोटेंट। तो प्लूरिपोटेंट का मतलब है जो अंदर की तरफ ये सेल है ये पूरा ऑर्गेनिज्म बनाएंगी, लेकिन डेवलपमेंट के समय जो उसकी आउटर कवरिंग्स हैं वो प्रोड्यूस, पोटेंसी घट गई ना। ये पॉइंट समझ में आ रहा है। इसी को आगे हम लोग इस केस को डिस्कस करेंगे इस पॉइंट पर कि इन सेल्स के पास पोटेंसी क्यों है, ऐसा क्या हुआ कि इन सेल्स की पोटेंसी खत्म हो गई। ये जो ट्रोफेक्टोडर्म की सेल्स हैं इनमें ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या चेंज आ गया जिसकी वजह से इनकी कैपेसिटी लॉस हो गई। और ये इनर सेल मास है, इन्हीं सेल के तो डिवीजन से बने हैं। ठीक है, देखो यहां पर ये सेल लेयर है और ये सेल लेयर यहां डिवाइड कर रही है। ये सेल डिवाइड करेगी तो इसके डिवीजन से एक सेल और आ गया, यहां पर आपने बना लिया। लेकिन ये सेल में डिवाइड करके इस तरह का भी तो डिवीजन हो सकता है, नहीं हो सकता है। और ये डिवाइड करके ये सेल एक अलग हो गई और ये सेल अलग हो गई। तो इन्हीं सेल के डिवीजन से तो नीचे वाली सेल बनी। इनका इसके कैरेक्टर क्या हो गए, बदल गए। समझ में आ रहा है।
तो जैसा संगत होगा वैसे ही असर आएगा। यहां पर भी यही असर पड़ता है, जहां जिसके कांटेक्ट में आएगा वही उसको इन्फ्लुएंस करता है। समझ में आ रहा है? डिजॉल्व लाइक डिजॉल्व, पानी में पानी घोल दो, नहीं घुल जाएगा। पेट्रोल में पेट्रोल मिक्स कर दो, पेट्रोल पानी मिक्स होगा। हिंदी में कहावत है चोर चोर, तो वैसे ही वाली कहानी यहां है। क्या आज तुम हंस रहे हो? क्या मौसिया से ऐसा कोई रिलेशन स्टेब्लिश होता है? हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो होती हैं वो मल्टीपोटेंट होती हैं। वो तो फिर हमें ऑप्शन देखना पड़ेगा, प्लूरिपोटेंट और मल्टीपोटेंट, अभी उस पर आ जाएंगे। थोड़ा यहां ध्यान समझिएगा, कौन सा टर्म यूज कर रहे हैं? प्लूरिपोटेंट। प्लूरिपोटेंट बहुत तरह की अलग अलग बॉडी की सेल्स बना सकते हैं, लेकिन सभी सेल प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, स्टेम सेल कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू मोस्ट बट नॉट ऑल। और ये वाला जो नॉट ऑल है ना, ये खत्म कर लेंगे टोटीपोटेंट में। टिश्यू ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड प्लूरिपोटेंट। फॉर एग्जांपल, शॉर्टली आफ्टर 8 सेल स्टेज, 8 सेल डिवीजन के तुरंत बाद जो एम्ब्रियो है 8 सेल स्टेज तक वो टोटीपोटेंट है। इसके बाद 8 सेल डिवाइड करेंगे, कितनी हो जाएंगी? 16। तो उस स्टेज पर जो हम लोग आगे आएंगे, ब्लास्टोमियर सेपरेटेड इनटू 2 सेल टाइप्स। जो बाहर है इसे क्या बोलोगे? ट्रोफेक्टोडर्म। और अंदर वाली सेल को क्या बोलोगे? एक सेल इकट्ठा होकर के एक पॉपुलेशन क्रिएट कर लिया, इनर सेल मास, ICM। ठीक है, विच गिव राइज टू दी प्रॉपर जो एम्ब्रियो है, हम लोगों का जो पूरा का पूरा बॉडी डेवलपमेंट है वो इनर सेल मास से। ये ट्रोफेक्टोडर्म। ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू सच एज प्लेसेंटा। तो ट्रोफेक्टोडर्म क्या बना लेगा? प्लेसेंटा। ये वही प्लेसेंटा है जो मदर के यूट्रस की वॉल के साथ एसोसिएटेड है। और यहां पर क्या होगा? वेस्कुलराइजेशन होगा, ब्लड वेसल्स का डेवलपमेंट होगा, न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन और गैसेस का एक्सचेंज होगा। तो इसने बना लिया। और बाकी जो एम्ब्रियो है, जो इनर सेल मास है, वो क्या बनाएगा? पूरी बॉडी बनाएगा। तो टोटीपोटेंट सेल्स ने क्या किया? हमें वो भी सेल दी जिन्होंने प्लेसेंटा बनाया, वो भी सेल दी जिन्होंने क्या बनाया? ICM, एम्ब्रियो बनाएंगे। ठीक है, और जो ICM है वो प्लेसेंटा नहीं बना सकते, पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकते। कोई समस्या यहां पर? इनर सेल मास आर thus said to be pluripotent or capable of producing all the cell of the embryo। एम्ब्रियो की सभी सेल प्रोड्यूस कर ली। एम्ब्रियो की बॉडी की, हम लोगों की सभी सेल, जो आज हमारी बॉडी है वो सारी सेल्स किससे आ रही हैं? ICM से। लेकिन जब हम लोगों का डेवलपमेंट चल रहा था तो हमारे सराउंडिंग में जो प्लेसेंटा था वो ट्रोफेक्टोडर्म था, और वो टोटीपोटेंट सेल ने प्रोवाइड किया था। ये बात समझ में आ रही है मयंक? अब इसको समझ लो, टोटीपोटेंट का मतलब है प्लेसेंटा भी बना दिया और ऑर्गेनिज्म भी, दोनों के लिए सेल दे दी। हम लोग विदाउट प्लेसेंटा, हमारी बॉडी जब डेवलप हो जाती तो प्लेसेंटा की कोई जरूरत नहीं है। प्लेसेंटा हमारी लाइफ का पार्ट नहीं है, बॉडी का पार्ट नहीं है। लेकिन डेवलपमेंट के लिए तो ICM ने पूरी बॉडी बनाई ना, लेकिन ICM ने क्या नहीं बनाया था? प्लेसेंटा। मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर, स्टेम सेल जो बोन मैरो में प्रेजेंट है, जिसे हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल कहते हैं, वो स्टेम सेल प्लूरिपोटेंट नहीं, वो मल्टीपोटेंट है, क्योंकि बॉडी की सभी सेल नहीं बना रहा है, केवल ब्लड सेल बना रहा है। लेकिन आप ऐसे समझिए, जब क्वेश्चन आता है ना तो उसने यदि नहीं दिया, मान लेते हैं ऑप्शन दे दिया टोटीपोटेंट, प्लूरिपोटेंट, यूनिपोटेंट और नॉन स्टेम सेल, तब तो आपको प्लूरी ही उसमें टिक करना पड़ेगा। क्यों? यूनिपोटेंट है नहीं, टोटीपोटेंट है नहीं, तो वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना पड़ता है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म सेम रहेगा। मैं अभी ये चाहूंगा कि तुम जाइगोट को प्रॉपर डेवलप होने दो, दुनिया में आने दो, कोई ना कोई तो भाषा सीखेगा, दुनिया में कहीं पर भी आएगा, कोई भी भाषा होगी, बातचीत हो जाएगी। तो आजकल तो गूगल से ट्रांसलेशन भी हो जाता है। तो अभी मनोज इस पर है, वो 8 सेल जो जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आते हैं मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। मल्टीपोटेंट मतलब कई सारी सेल बना सकते हैं, लेकिन बॉडी की सभी सेल नहीं। बॉडी की, टोटीपोटेंट ने बॉडी की भी सभी सेल बनाया और प्लेसेंटा के लिए भी सेल्स दिए। इनर सेल मास ने पूरी बॉडी बनाया, लेकिन प्लेसेंटा नहीं बना पाया, प्लूरिपोटेंट। ठीक है, मल्टीपोटेंट कहता है बहुत सारी सेल बना लोगे, लेकिन बॉडी की सभी सेल नहीं बना पाओगे। तो जैसे हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल,
हमारी इंटेस्टाइनल स्टेम सेल। इंटेस्टाइन की इपिथेलियल से जुड़े हुए बहुत सारे सेल है। जब मैंने आपको इम्यूनोलॉजी पढ़ाया तो इपिथेलियल सेल में मैंने एम सेल भी बताया, आपको बताया था ना। तो हमारी इंटेस्टाइनल इपिथेलियल सेल में इपिथेलियल सेल्स है, लेकिन उनमें भी माइनर वेरिएशन होगा। लार्ज इंटेस्टाइन जो फंक्शन है स्टमक की वॉल का, वो फंक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन का नहीं है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इपिथेलियल सेल का फंक्शन है वो लार्ज का नहीं है, लेकिन सभी तो बन रहे हैं, ठीक है। तो इनके पास कैपेसिटी है कई अलग अलग सेल्स को प्रोड्यूस करने का, लेकिन बॉडी की सभी सेल्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। मेमोरी स्टेम सेल्स, मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स, ये ध्यान रखोगे। Stem cells capable of giving rise to relatively small subset of all the possible cells of a body, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। यूनिपोटेंट स्टेम सेल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? स्टेम सेल है अपने सेल्फ रिन्यूअल प्रोसेस के थ्रू अपने नंबर को क्या करेगा? मेंटेन भी करेगा, और मेंटेनेंस के साथ साथ किसी एक तरह की सेल में लगातार क्या हो रहा है? डिफरेंशिएट भी हो रहा है, ठीक है। स्टेम सेल बिकॉज दे फंक्शन इन द ऑर्गेनिज्म टू जनरेट ओनली वन सेल टाइप, ठीक है। आज की डेट स्टेम सेल साइंस जो है ऐसा माना जाता है कि जो मॉडर्न मेडिसिन है इसको ये ट्रांसफॉर्म कर देगा, बदल देगा। तो आज के समय में जो ट्रीटमेंट के तरीके हैं, डॉक्टर्स जो हॉस्पिटल्स में, या जो सर्जरी है, या इस तरह के जो पूरे प्रोसीजर्स आज के डेट में चल रहे हैं, स्टेम सेल के कॉन्सेप्ट यदि स्टेब्लिश होते हैं तो ये पूरी की पूरी मॉडर्न मेडिसिन को ट्रांसफॉर्म कर देगा, बदल देगा। तो किसी की किडनी खराब हो रही, किसी का लंग्स या लीवर, तो आजकल क्या है? दवाएं चल रही हैं, सर्जरी की जा रही है, ट्रांसप्लांट किए जा रहे हैं, नहीं किए जा रहे हैं। और इसका यदि हमारे पास नॉलेज होगा तो हम बना लेंगे, केवल एक सर्जरी करेंगे, एक समय पर निकाल के अलग कर देंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे, नहीं कर देंगे, ठीक है। तो इस साइंस का नॉलेज क्या करेगा? पूरे के पूरे जो ट्रीटमेंट का कॉन्सेप्ट है उसको ट्रांसफॉर्म कर देगा। कोई समस्या? ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस हैं। वैसे आप लोगों ने टोटीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, यूनिपोटेंट इन कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन हैं और वो क्वेश्चन बेहद सिंपल हैं, और आपको उनके आंसर भी आज की डेट में उनके आंसर्स क्या हैं, कुछ लेवल तक हम लोग जानते हैं आज की डेट में, और वो आप पढ़ने वाले हो। ट्रोफेक्टोडर्म सेल्स से, ये ट्रोफेक्टोडर्म लेवल पर जब हम लोग आते हैं तो यहां पर आईसीएम सेल्स हैं, इनर सेल मास है। इनके पास स्टेम सेल पोटेंसी है, टोटीपोटेंट तो नहीं, लेकिन फिर भी क्या है? स्टेम सेल। और हम लोग कह रहे हैं स्टेम सेल वो हैं जिनके पास डिवीजन, सेल्फ रिन्यूअल कैपेसिटी और डिफरेंशिएशन की। ये तो नहीं कहते कि नहीं टोटल पोटेंट वाली सेल ही स्टेम सेल हो सकती है, हम लोग तो यूनिपोटेंट को भी बोल रहे हैं स्टेम सेल, अर्थात डिवीजन की कैपेसिटी और डिफरेंशिएशन की। जिसके पास दो कैपेसिटी है वही स्टेम सेल। अब टोटल है नहीं है वो अलग बात है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये है कि स्टेम सेल की इस पोटेंशियल के लिए जिम्मेदार कौन है? कौन से कैरेक्टर हैं जो स्टेम सेल को, एक सेल को स्टेम सेल बनाते हैं? एक सेल को स्टेम सेल बनाने के लिए कौन से कैरेक्टर रिस्पॉन्सिबल है? ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये स्टेम सेल कौन सी दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए? एक तो अपने जैसी सेल बनाने की क्षमता हो, डिवीजन की क्षमता हो, डिवाइड करता रहे, अपने जैसी सेल बनाता रहे, और दूसरा डिफरेंशिएशन, कौन इसे ऐसा बनाएगा? जबकि ट्रोफेक्टोडर्म सेल्स ये कैपेसिटी लॉस कर चुके हैं, और ट्रोफेक्टोडर्म में नहीं है, इनर सेल मास में है, ठीक है। मैं इस पॉइंट को दोबारा यहां पर एक बार दूसरे तरीके से बोल देता हूं। जो सेल्स, जैसे हम सभी लोग हैं, हम सभी लोग जो सर्कल बाहर बना करके खड़े हो जाएंगे, हम सभी लोगों की कैपेसिटी इक्वल है, हम सभी लोग एक जैसे स्टेम सेल हैं। क्या है? एक जैसे। जो हाथ मिला करके बाहर का सर्कल बना लेंगे वो ट्रोफेक्टोडर्म, और क्या लॉस कर देंगे? स्टेम सेल कैपेसिटी क्या करेंगे? लॉस कर देंगे। और जो बीच में खड़े रहेंगे, इस सर्कल के अंदर बने रहेंगे, इनर सेल मास, वो अपनी कैपेसिटी को मेंटेन रखेंगे। ऐसा क्या चेंज हो गया? कौन इसके लिए जिम्मेदार था? ठीक है। तो हमारी साइंस में तो हम लोग यही कहते हैं, जो सिग्नल्स हैं, जो सेल टू सेल कांटेक्ट है, सिग्नल है, बाहर से जो इसको एनवायरनमेंट मिल रहा है, जो सिग्नल मिल रहे हैं, इसके बेस पर उसके कैरेक्टर क्या होते हैं? बदलते जाते हैं। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाता है। जो ट्रोफेक्टोडर्म सेल्स हैं, इन सेल्स के नीचे जो आईसीएम सेल्स हैं, ठीक है, ये ट्रोफेक्टोडर्म सेल्स हैं, और इसके नीचे क्या है?
ये जो ICM सेल है इसमें 3 इंपॉर्टेंट ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स के एक्सप्रेशन को कंटिन्यू रखा है, ठीक है, जिसमें OCT4 है, SOX2 है और NANONG है। देखो ये ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर जिन सेल्स में एक्सप्रेस होंगे वही स्टेम सेल, और जिसमें ये लॉस हो गया वही नहीं होगा, नॉर्मल डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो स्टेम सेलनेस के लिए कौन जिम्मेदार है? ये ट्रांसक्रिप्शनल। क्या हम लोगों की सभी सेल में हीमोग्लोबिन बनता है? क्या सभी सेल एंटीबॉडी बना पाते हैं? बताइए, नहीं। उसी तरह से सभी सेल तो सब कुछ नहीं बना रहे हैं। जो सेल इन 3 ट्रांसक्रिप्शन को एक्सप्रेस करते रहेंगे वही स्टेम सेल बने रहेंगे, और जो नहीं एक्सप्रेस कर पाएंगे वो नॉर्मल सेल हो जाएंगे, डिफरेंशिएट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? अब कौन सा सिग्नल जिम्मेदार है? कैसे ट्रोफेक्टोडर्म की सेल ने इसको मेंटेन नहीं कर पाए और क्यों इनर मास सेल ने इसको मेंटेन कर लिया? तो एक हिप्पो सिग्नलिंग पाथवे है, उस हिप्पो सिग्नलिंग पाथवे के द्वारा इसको सिग्नल मिल जाता है, एक्सप्रेशन स्टार्ट कर देते हैं, बाहर वालों को सिग्नल नहीं मिलता है। इसको थोड़ा हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो आज मैंने आपके साथ थोड़ा सा स्टेम सेलनेस को डिस्कस कर लिया है, टोटीपोटेंट, ठीक है, प्लूरीपोटेंट और मल्टी और यूनिपोटेंट। समझ में आ रहा है? कल इस पोटेंसी को डिस्कस करेंगे, इस सिग्नलिंग को डिस्कस करेंगे, और साथ साथ में स्टेम सेल निच की बात करेंगे, जैसे बोन मैरो का एग्जांपल लेंगे, ठीक है। तो कुछ रिलेशन को डिस्कस कर लेंगे और फिर आगे हम लोग पोटेंसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, इनके नाम आते रहते हैं और इन नाम से के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होता है। ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं किसी भी एग्जाम में कि टोटीपोटेंट क्या है, प्लूरीपोटेंट क्या है, मल्टीपोटेंट क्या है। एक स्टेम सेल है, ठीक है, उसके पास सेल्फ रिन्यूएबल कैपेसिटी है, अपने जैसी सेल बनाने की कैपेसिटी, लेकिन जब वो बदलेगी, अपने आप की बदलाव की प्रक्रिया में जाएगी, तो केवल एक ही तरह की सेल बनाएगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टेम सेल है, वो केवल डिफरेंशिएट होकर के न्यूरॉन ही बनाती है। क्या बनाती है? तो आप कहोगे यूनिपोटेंट। एक स्टेम सेल है जो न्यूरॉन भी बनाती है, आरबीसीज भी बनाती है, बी लिम्फोसाइट भी बनाती है, 3 अलग अलग, तो फिर आप उसको कहोगे मल्टीपोटेंट। ऐसे ध्यान रखोगे। एक बॉडी की मोस्ट ऑफ सेल्स को बना लेती, कुछ छोड़ करके, तो प्लूरीपोटेंट। समझ में आ रहा है? ठीक है।